नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय शिक्षा पद्धति। इसमें भी हम प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझें कि शिक्षा है क्या। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है, या यूं कहते हैं कि व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। महात्मा गांधी ने कहा भी था कि शिक्षा किसी बच्चे या व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा के अंदर छिपी हुई क्षमताओं का विकास करना है। महात्मा बुद्ध ने भी शिक्षा के बारे में कहा था कि शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का समन्वय है। और यह भी कहा जाता है कि शिक्षा रूपी वो दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। यानी कि शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व को सुदृढ़ करती है। यदि हम प्राचीन काल में शिक्षा पद्धति की बात करें तो प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिकता और धर्म से जुड़ा हुआ था, जिसमें व्यक्ति के मुक्ति का मार्ग था, जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास का मार्ग था। प्राचीन काल में शिक्षा पद्धति आज की तरह लेखन पद्धति पर, पठन पाठन पर आधारित नहीं थी, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित थी। इसके लिए छात्र गुरु के आश्रम में रहकर के पूरी तरीके से शिक्षा प्राप्त करता था, और इसमें शिष्य को आपका ब्रह्मचारी, व्रतधारी और अंत्यवासी कहा जाता था। और शिक्षा देने वाले यानी कि गुरु को गुरु और आचार्य कहा जाता था। इस समय शिक्षा का उद्देश्य कोई धन अर्जन करना या व्यावसायिक उद्देश्य नहीं था। उस समय बिल्कुल निस्वार्थ भाव से गुरु के द्वारा शिक्षा छात्रों को प्रदान की जाती थी। प्राचीन काल में शिक्षा पद्धति श्रुति पर आधारित थी, यानी कि यहां पर गुरु शिष्य को बोल करके वचनों के द्वारा, उपदेशों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता था, और शिष्य गुरु के वचनों को, गुरु की कही की बातों को कंठस्थ याद कर लेता था। मतलब ये पूरी श्रुति परंपरा पर आधारित थी। यहां पर वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का, वेदांगों का प्राचीन काल में इनके अध्ययन करवाया जाता था। गुरु के द्वारा शिष्यों को विभिन्न प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करना सिखाया जाता था, और उन मंत्रों को कंठस्थ याद करने का अभ्यास करवाया जाता था, जिससे कि जो मंत्र जिस समय उपयोगी है उसका यानी कि छात्र उच्चारण कर सके। प्राचीन काल से लेकर के और आज तक देखा जाता है कि बच्चे की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है, उसका घर होता है, और पहली शिक्षिका उसकी मां होती है। तो प्राचीन काल में भी यही था कि प्रारंभिक तौर पर इनकी बच्चा अपने घर पर ही शिक्षा प्राप्त करता था। जब शिक्षा का यानी कि एक औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्र को गुरु के पास भेजा जाता था, उससे पहले एक संस्कार होता था। इस संस्कार का नाम होता था उपनयन संस्कार। कौन सा होता था? उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार ये 16 संस्कारों में से एक माना जाता है। उपनयन का मतलब होता है कि शिष्य को गुरु के पास ले जाना। शिक्षा के उद्देश्य से परिवार के सदस्य अपने बच्चे को गुरु के पास ले जाते थे, और उपनयन संस्कार उत्तर वैदिक काल में तो एक बहुत प्रमुख संस्कार हो गया था, और इसी के द्वारा व्यक्ति का दूसरा जन्म माना जाता था। इसीलिए द्विज भी कहा जाने लगा। और खास करके उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का उपनयन संस्कार करके उसको गुरुकुल में भेजा जाता था। इसके लिए वर्ण के आधार पर अलग अलग यानी कि
समय सीमा भी या उम्र निर्धारित की गई थी। जैसे आपका ब्राह्मण वर्ण का कोई विद्यार्थी है तो वो 8 वर्ष में, क्षत्रिय वर्ण का 11 वर्ष में और वैश्य वर्ण का 12 वर्ष में सामान्यतः यानी कि उपनयन संस्कार करवाता था। ये गुरु के आश्रम में पहुंच करके छात्र वहीं पर ज्ञान प्राप्त करते थे। ये गुरुकुल जो होते थे वो नगरों से दूर, गांवों से दूर, प्राकृतिक वातावरण में, जंगलों में होते थे। यहाँ पर गुरु अपना आश्रम बना करके अपने परिवार के साथ में रहता था। वहीं पर शिष्य यानी कि उस गुरुकुल में रहकर के शिक्षा प्राप्त करता था। गुरु के द्वारा अधिकांशतः सुबह, प्रातःकाल और यानी कि सायंकाल में शिक्षा दी जाती थी। और गुरु एक किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके, एक आसन पर बैठ करके छात्रों को शिक्षा देता था और छात्र गुरु के नीचे बैठ करके शिक्षा प्राप्त करता था। छात्र पूरी तरीके से अनुशासित होते थे। उसका कारण यह था कि गुरु का व्यक्तित्व इतना महान होता था, आदर्शवादी होते थे, चरित्रवान होते थे, इसीलिए श्रद्धावश सारे छात्र उनका सम्मान करते थे। और गुरु के भी द्वारा अपने शिष्यों को पुत्रवत व्यवहार किया जाता था। उनके प्रति पूरा उनका गुरु का प्यार होता था। तो इस वातावरण में शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा वैदिक काल में मूलतः आपके आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों पर आधारित थी, जिसमें वेद, पुराण, उपनिषद, इन सभी की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन साथ में इनको इन विषयों को आपको परा विद्या कहा जाता था और अपरा विद्या में इनके और लौकिक ज्ञान को भी शिक्षा दी जाती थी, जिसमें आपके ज्योतिष की, गणित, भौतिक शास्त्र, कृषि, बागवानी, संगीत और सभी इनके विषयों को इनके दिया जाता था। इसमें भी देखा जाता है कि कुछ शिक्षा जो थी अलग अलग वर्ण के लिए निश्चित की गई थी। जैसे आपका धनुर्विद्या या शस्त्र संचालन अधिकांशतः यानी कि क्षत्रिय वर्ण के छात्रों के द्वारा किया जाता था और आपका कृषि, पशुपालन की शिक्षा वैश्य वर्ण को दी जाती थी। आध्यात्मिकता और धर्म आधारित जो ज्ञान है वो ज्यादातर ब्राह्मण छात्रों को दिया जाता था। लेकिन शिक्षा में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। शिक्षा पूरी तरह से समानता पर आधारित थी। शिक्षा का उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना था और इसमें आध्यात्मिकता के साथ साथ में उनको लौकिक ज्ञान भी दिया जाता था और उनको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता था छात्रों के द्वारा, इसीलिए उनको ब्रह्मचारी कहा जाता था। अधिकांशतः जो शिक्षा प्राप्त करने का समय होता था वो 12 वर्ष का होता था और आचार्यों के द्वारा यानी कि नृप निर्माण का भी कार्य किया जाता था। यानी कि देखा जाता है कि आपके तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य जो महान व्यक्तित्व हैं, कौटिल्य, चाणक्य, उनके द्वारा यानी कि एक साधारण से बालक को ले जाकर के उसको यानी कि सभी प्रकार की शिक्षाएं देकर के चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया जाता है और वो चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि आपका भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट बनता है। तो इस प्रकार के महान व्यक्तित्व गुरुओं के द्वारा गढ़े जाते रहे प्राचीन काल में। प्राचीन काल में शिक्षा बाद में मंदिरों के द्वारा भी दी जाने लगी, यानी कि मंदिर के द्वारा भी किया जाने लगा। राजकीय संरक्षण में भी शिक्षा दी जाने लगी, राजाओं के द्वारा भी यानी कि बाद में सहयोग किया जाने लगा। तो इस प्रकार की यानी प्राचीन काल में जो शिक्षा पद्धति थी उसमें हम यदि देखें तो ज्यादातर तो गुरुकुल में ही शिक्षा दी जाती थी और गुरु के आश्रम में रह करके छात्र पूरी तरीके से यानी कि गुरु के अनुशासन में रह करके नित्य यानी कि आपका कार्य करता था और गुरु के आश्रम में रह करके वो यानी कि गुरु के कार्यों में भी सहयोग करता था। जैसे यानी कि गुरु के गायों को चराने के लिए उसके विद्यार्थी यानी कि जाते थे, गुरु के खेतों में विद्यार्थी कार्य करते थे और उस गुरुकुल का संचालन तभी हो पाता था जब यानी कि शिष्य गांव-गांव में जाकर के भिक्षा मांग करके लाते थे, जिससे कि यानी कि उसका यानी कि संचालन होता था। यदि हम गुरुकुल की शिक्षा पद्धति को देखें तो वहां पर बहुत सारी चीजें अनोखी देखने को मिलती हैं
कि आज की तरह वहां पर शिक्षा पद्धति नहीं थी, किसी प्रकार की औपचारिक शिक्षा पद्धति नहीं थी, वो इनकी व्यवहारिक शिक्षा दी जाती थी। और सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा पद्धति भी नहीं थी, किसी प्रकार की औपचारिक इनकी उनका एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाया जाता था। सिर्फ गुरु के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता था उसको छात्र प्राप्त करता था, और इनके समय समय पर गुरु के द्वारा शास्त्रार्थ वाद विवाद का आयोजन किया जाता था, जिससे कि इनकी उसकी प्रतिभाएं निकल करके आती थी। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्रों में यानी कि प्रतिस्पर्धा भी होती थी। गुरुकुल से इनके जो निकले हुए विद्यार्थी होते थे, शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यवहारिक जीवन में आकर के मतलब आपके उन शिक्षाओं का पूरी तरह से सदुपयोग करता था। इस शिक्षा पद्धति में बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी विशेषताओं से भरी हुई है, लेकिन इसमें कुछ चीजें देखी जाती हैं। तो वो ये है कि इसमें शिक्षा पद्धति में बहुत ही ज्यादा कठोर अनुशासन होता था, अति अनुशासन होता था। यानी कि यहां पर छात्रों को बहुत ज्यादा दंडित तो नहीं किया जाता था, लेकिन यदि छात्र कोई गलत कार्य करता था तो गुरु उसके द्वारा समझाते थे गुरु। इसके अलावा उसका यानी कि पतली छड़ी का भी प्रयोग किया जाता था उसको दंड देने के लिए। तो इस प्रकार से यानी कि कठोर अनुशासन पर आधारित थे। और इसके अलावा एक चीज और है कि एक लंबे समय तक यानी कि छात्र को अपने परिवार से दूर रहना पड़ता था, क्योंकि गुरुकुल में ही रह करके शिक्षा ग्रहण करनी होती थी। जब पूरा यानी कि संपूर्ण अध्ययन हो जाता था तभी वो यानी कि अपने घर वापस आता था। इसके अलावा एक चीज और देखने को मिलती है कि उस समय राजकीय संरक्षण यानी कि राजाओं के द्वारा शिक्षा को उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। यह कह दिया जाए कि शिक्षण व्यवस्था उतनी नहीं की जाती थी, बल्कि गुरुओं के द्वारा निस्वार्थ भाव से यानी कि अपने गुरुकुलों का संचालन किया जाता था, जो यानी कि समाज के सहयोग पर निर्भर करता था। लेकिन इसके बाद भी हमारी जो शिक्षा पद्धति थी उससे यानी कि बहुत सारे विद्वानों के द्वारा बड़े बड़े राजकीय संरक्षण में विश्वविद्यालय भी यानी कि बने थे। जैसे आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, ये राजकीय संरक्षण में ही बने। जैसे आपका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा स्थापना की गई। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल के द्वारा की गई। इसके अलावा सोमपुरी, ओदंतपुरी, ये भी यानी कि बंगाल बिहार के प्रमुख शिक्षा केंद्र बने। इसके अलावा काशी, उज्जैन, मगध और बड़े बड़े यानी कि शिक्षा बल्लवी, ये शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र स्थापित हुए थे। यहाँ पर यानी कि देश विदेश से शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी आते थे। जैसे आपका चीनी यात्री वेइनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था, उसने काफी लंबा समय वहां पर दिया। तो ऐसे बहुत सारे यानी कि हमारे शिक्षण संस्थान थे जो उस समय विश्व विख्यात थे, जो यानी कि विदेशों से भी छात्र आकर के यहाँ पर अध्ययन करते थे। तो भारत को यूं ही विश्व गुरु नहीं कह दिया जाता, क्योंकि भारत उस समय ज्ञान विज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र था, और इस ज्ञान विज्ञान को संचालित करने का कार्य गुरुकुल में आपका यानी कि गुरुओं के द्वारा किया जाता था। यहाँ पर विभिन्न विषयों की गहन अध्ययन पद्धति भी थी। जैसे आपका चिकित्सा ज्ञान के लिए भी गहन यानी कि चिकित्सा का ज्ञान दिया जाता था, ज्योतिष का ज्ञान भी यानी कि दिया जाता था। अन्य विषय जैसे भौतिक शास्त्र है, गणित है, उन सारे यानी कि विषयों का अध्ययन करवाया जाता था। स्त्री शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया जाता था। बहुत सारे यानी कि विदेशी महिलाएं भी देखने को मिलती हैं। प्राचीन काल के बहुत सारे यानी कि जो ऋचाएं हैं उनका भी निर्माण यानी कि आपके विदेशी महिलाओं के द्वारा की गई। इनमें गार्गी, मैत्रायणी, अपाला, घोषा, ये बड़ी बड़ी यानी कि महिलाएं हैं। और ऐसी भी महिलाओं के जिक्र मिलता है जिनके द्वारा बड़े बड़े यानी कि विद्वानों को यानी कि शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया गया। तो ये यानी कि ऐसे उदाहरण तभी मिलते हैं जब यानी कि महिलाओं की भी शिक्षा बहुत अच्छे तरीके से की जाती थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्राचीन काल में हमारी जो शिक्षा पद्धति थी वो पूरी तरीके से यानी कि व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, एक अनुशासित जीवन व्यतीत करने के लिए, एक
अच्छा इंसान बनाने के लिए, जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए और सामाजिक उद्देश्यों में अपनी सहभागिता बढ़ाने के लिए शिक्षा व्यक्ति प्राप्त करता था। इस प्रकार से वो अपने जीवन को और यानी कि समाज में सहयोग देने के लिए शिक्षा प्राप्त करता था। शिक्षा उसमें स्वार्थ पर आधारित नहीं थी, शिक्षा परमार्थ के लिए थी। जो व्यक्ति शिक्षित हो जाता था उतने ही ज्यादा सेवा भाव से कार्य करता था, यानी कि समाज के लिए और राष्ट्र के लिए जीता था और समाज और राष्ट्र के लिए ही अपना बलिदान या त्याग यानी कि सर्वस्व निछावर करने की शिक्षा प्राप्त करता था। तो यदि देखा जाए प्राचीन शिक्षा पद्धति के नैतिक मूल्यों को, उद्देश्यों को आज की शिक्षा पद्धति में शामिल कर दिया जाए तो व्यक्ति के अंदर नैतिक गुणों का विकास अपने आप हो जाएगा। एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण होगा जो समाज के लिए बहुत ही उपयोगी होगा और जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना से उत्प्रोत होगा, समाज सेवा और यानी कि आपका सहयोग का करने के लिए, अपने कर्तव्य पथ पर चलने के लिए अग्रसर रहेगा। इस प्रकार के यानी कि शिक्षा पद्धति में इन चीजों को शामिल करने से हमारी हो सकती है। इसीलिए यानी कि हमारी जो नई शिक्षा नीति 2020 की आई है, इस यानी कि प्राचीन शिक्षा के बहुत ही जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनको भी इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार से हमने समय समय पर अपनी शिक्षा पद्धति में प्राचीन शिक्षण पद्धति को शामिल करते हुए अपनी शिक्षा पद्धति को बहुत ही बेहतर बनाने का प्रयास किया है और आगे भी इसी प्रकार के यानी कि समाज के द्वारा प्रयास किए जाते रहेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।